एग्जाम की जो तैयारी है ना वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे डिपेंड नहीं करती है। सिलेबस कंप्लीशन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मेंटली भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मेंटल लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, फिजिकल लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए और सिलेबस कंप्लीशन पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब और लेट करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। गारंटी है जो भी स्टूडेंट नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं उनका सिलेक्शन इस साल तो नहीं होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैम समझ नहीं आती, सिर्फ टेक पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है तो एकदम सीधा नो है। Easily you can complete the entire syllabus of general intelligence and reasoning in 25 days. Power plant, fluid mechanics, hydraulic machine, IC engine, thermodynamics, RAC, very 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 important, बहुत important है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी से देखने को मिलेंगे। तो मई जून में आपका ये एग्जाम होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 5 मंथ्स हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द 5 मंथ्स रोड मैप। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर द एसएससी जे 2026 एग्जामिनेशन। इससे पहले मैंने अबाउट एग्जाम एक सेशन बनाया था, लाइक वन शॉर्ट वीडियो इन एसएससी जे 2026, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ये एग्जाम है क्या, किस तरीके से प्रमोशन होता है, सैलरी क्या होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं, कितने मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, टॉपर्स क्या मार्क्स लेके आ रहे हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस्ड। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम एक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मई जून में आपका ये एग्जाम होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 5 मंथ्स हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द 5 मंथ्स रोड मैप, किस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज समझना है कि एग्जाम की जो तैयारी है ना वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे डिपेंड नहीं करती है। सिलेबस कंप्लीशन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो डेफिनेटली आप फाइनल एग्जाम में लिखोगे क्या, बट और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। देखो तैयारी मेंटली भी होती है, तैयारी फिजिकली भी होती है, तैयारी सिलेबस कंप्लीशन के लेवल पर भी होती है। तो आपको मेंटली भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मेंटल लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, फिजिकल लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए और सिलेबस कंप्लीशन पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तैयारी स्टार्ट नहीं कर रही है, स्टिल यू हैव टाइम, बट अब और लेट करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। गारंटी है जो भी स्टूडेंट नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं उनका सिलेक्शन इस साल तो नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अगले साल हो जाए, बिकॉज प्रिपरेशन रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। वो टाइम अगर आप नहीं दोगे तो ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप इस एग्जाम को देखो, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आपका पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल, तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना है, मॉक एनालिसिस भी करनी है। ये सारी चीजें करने के लिए एक सर्टेन टाइम की जरूरत होती है। अब आप लेट करते जाओगे कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन भी 26 की जगह 27 हो जाएगा, और लेट करोगे 27 की जगह 28 हो जाएगा, और लेट करोगे 28 की जगह 29 हो जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है, एक जो एज लिमिट होती है, वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। सो प्लीज आप थोड़ा सा सिंसियरिटी लेके आइए, थोड़ा सा सीरियसनेस लेके आइए। अगर आप एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, एक्चुअल में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, बिकॉज इसके बाद बहुत डिले हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। सो आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। आई एम गोइंग टू शेयर द कंप्लीट रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। किस तरीके से कैसे कैसे आप चीजें कवर कर सकते हो, किन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कि किस तरीके से आपको रिविजन का स्लॉट बनाना है, प्रैक्टिस का स्लॉट बनाना है, मॉक का स्लॉट बनाना है, ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ एग्जाम पर फोकस करते हैं। 2 स्टेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, CBT 1 एंड CBT 2, एंड लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन जब आता है फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं, नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका CBT 1 भी निकल जाता है, CBT 2 भी निकल जाता है, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाते हैं। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि जब नोटिफिकेशन आएगा आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसीजर को चेक करना है, देन उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो CBT 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो CBT 1 में आपसे टेक भी पूछा जाता है प्लस नॉन टेक भी पूछा जाता है। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या सिर्फ टेक की मदद से, क्योंकि मैं नॉन टेक पढ़ने में मैम मन नहीं लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैम समझ नहीं आती, सिर्फ टेक पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो एकदम
सीधा नो है, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 100 मार्क का टेक है, 100 मार्क का नॉन टेक है, बिना नॉन टेक के सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट जो सेशन मैंने आपको दिया है वन शॉट वीडियो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दे रही हूँ, वहाँ पे जाके देखिएगा। मैंने 2024 के कट ऑफ भी डिस्कस करे हैं, ठीक है, 2023 के कट ऑफ भी डिस्कस करे हैं। यू विल सी कि बिना नॉन टेक के सहारे के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। और CBT 2 में सिर्फ टेक्निकल पूछा जाएगा, ठीक है, CBT 2 में सिर्फ टेक्निकल पूछा जाएगा। अच्छा, CBT 1 को एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट ना देखें, क्योंकि CBT 1 के मार्क्स CBT 2 के साथ जुड़ते हैं, फिर जो टोटल मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट मिलता है। So if you want a good department, you have to focus on the CBT 1. Even non-tech पे भी आपको equally focus करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप CBT 1 में स्कोर कर लें। फिर CBT 2 के मार्क्स जब आपके ऐड होंगे तो फाइनल जो आपके मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पर आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, लाइक CPWD, MES, CWC। इसी तरीके के डिपार्टमेंट्स जो हैं जनरली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको मिले, ठीक है, तो मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द एग्जामिनेशंस और वी कैन से बोथ द स्टेजेस इक्वली, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का आएगा, ये तो आपको पकड़ के चलना है, बिकॉज ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे इंजीनियर्स बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और आराम से आप इसको 25 दिन में खत्म कर सकते हो, मतलब नॉट मोर देन 25 डेज, सिर्फ 25 डेज का ये पूरा आपका सिलेबस है। इजिली यू कैन कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन 25 डेज। उसके बाद क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी बताऊंगी किस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये भी 50 मार्क्स की आती है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होती है इंजीनियर्स के लिए। दिस इज द रियलिटी। आई विल नॉट से कि आप 50 में से 50 ला सकते हो, बट हाँ 50 में से 30 से 35 मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है। लास्ट 4-5 ईयर्स के टॉपर से मिल रही हूँ, ठीक है, CPWD तक भी जो पहुंच रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं लेके आ पा रहे हैं, बट आपको 30 से 35 मार्क्स तो टारगेट करने ही करने हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे 2.5 मंथ से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है, ठीक है, 2.5 मंथ से ज़्यादा का सिलेबस नहीं है, आराम से कवर हो जाता है। एंड जनरल इंजीनियरिंग की बात करें सो यस, आपको लगेंगे पूरे 5 मंथ्स, आपको 5 मंथ्स लगेंगे आराम से टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ द जनरल इंजीनियरिंग, बिकॉज बड़ा पोर्शन है। सिविल वालों को इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उनको और टाइम देना पड़ेगा, उनको और प्रिसाइजली चलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा ताकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आराम से 5 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है टू कंप्लीट द एंटायर 100% सिलेबस। एंड सेम फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, कट टू कट टाइम है, आराम से 5 मंथ्स से पूरा एंटायर सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर द सिविल एस्पिरेंट्स यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। मैकेनिकल वालों के एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों पुट करने हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों पुट करने हैं, बिकॉज ऑफ द कट ऑफ, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ सिविल के कंपैरिजन में ज्यादा जाता है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज ऑफ द हायर कट ऑफ, एंड फॉर द सिविल एस्पिरेंट्स यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 इस पे फोकस करना है, 100 इस पे फोकस करना है, इस पे 30-35 पे हमारा काम आराम से कंप्लीट हो जाता है, हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। सो यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स, आपको बेसिक्स पर फोकस करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप नेगेटिव मार्किंग में हर बार बाहर होते जाओगे। इसी के साथ साथ ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर द क्रैश कोर्स, दिस इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म रिवीजन कोर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिवीजन कोर्स से, क्रैश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर। हर एक सब्जेक्ट को जब तक आप अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से उसको समझोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। रट्टाफिकेशन सेमेस्टर्स में चलता है, इस एग्जाम में नहीं चलता है। सब्जेक्ट में क्लैरिटी होगी तो आराम से सारी चीजें कर लोगे। दैट इज द रीजन the student who are preparing for the engineering services examination and the GATE examination,
उनके लिए ये एग्जाम बहुत इजी होता है, वो आराम से क्लियर करके चले आते हैं, वो फॉर्म भर देते हैं, उनका टारगेट भी एसएससी नहीं होता है बट स्टिल उनका सिलेक्शन हो जाता है इस एग्जाम में, बिकॉज वो ईएससी गेट को ध्यान में रख के बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर कर रहे होते हैं, तो ये एग्जाम उनके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप भले ही ईएससी गेट टारगेट ना कर रहे हो, भले ही आप एसएससी पर फोकस कर रहे हो, बट लेवल ऑफ प्रिपरेशन गिराना नहीं है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को उठाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका CBT 2 है, इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग 300 मार्क्स की 2 आवर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए और स्टेज के लिए यू विल गेट एक्स्ट्रा टाइम। सो राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द CBT 1 एग्जामिनेशन, क्योंकि CBT 1 में भी आपका टेक्निकल है, CBT 2 में भी टेक्निकल है, CBT 1 में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, CBT 2 में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सिलेबस विल बी सेम। आप CBT 1 पे फोकस करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। आफ्टर CBT 1 यू विल गेट a lot of time for the extra questions preparation और extra questions practice। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, तो क्वालिटी बढ़ेगी तो उस क्वालिटी के क्वेश्चंस को लगाने के लिए यू विल गेट टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट। CBT 1 अच्छा हो गया, CBT 1 के लिए आपने अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो CBT 2 भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो लेवल आप उठा लोगे आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें तो मैंने पहले भी डिस्कस करी थी वन शॉट में भी। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी नॉन टेक सिलेबस। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं, दिस इज द एंटायर सिलेबस, बट इसको भी मैंने क्या करा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट देखोगे तो एनालॉजीज हैं, सिमिलैरिटीज है, कोडिंग डीकोडिंग सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर बेस्ड रीजनिंग हो गई, ब्लड रिलेशंस हो गए। दीज आर द टॉपिक्स जो कि हाईली वेटेज है, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मीडियम वेटेज की बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेजेस, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गई। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके मीडियम वेटेज में आते हैं। एंड लो वेटेज में बात करें तो सिलोजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो गए, वर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, मैट्रिक्स रीजनिंग हो गई, क्यूब एंड डाइसेस हो गए और क्लासिफिकेशन हो गया। तो हाईली वेटेज पर आप पहले फोकस करिए, देन उसके बाद मीडियम वेटेज पे, देन लो वेटेज पे। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड देन यू कैन डू 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट क्या होना चाहिए, 50 क्वेश्चंस पर डे, 50 क्वेश्चन पर डे विदाउट एनी डिले। टेस्ट के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस बुक है तो उसके फॉर्म में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हमने बुक से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, पूरा इंटायर सिलेबस को मिक्स करके, और उसके बाद जो है सैटरडे संडे हमने टेस्ट के थ्रू करा, ताकि हमारी स्पीड भी इंप्रूव हो जाए, हमारी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, हम टाइम पर जो है चीज़ें देख भी पाएँ, अदर स्टूडेंट्स के साथ भी एक आपको काइंड ऑफ कंपेरिजन मिल जाएगा कि भाई टॉपर के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी टेस्ट में हम कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। All these type of analysis you can do with the help of the test series। ठीक है, but 50 question per day is mandatory। Either you are taking question from the books or you are taking question from the test series, doesn't matter। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट। देन नॉन टेक में अगर आप देखोगे हाई वेटेज में जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पे फोकस करिए। जनरली स्टूडेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं, स्टैटिक जीके को छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो ये आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये आपका मीडियम हो गया वेटेज, और इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, ये सारा आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लो वेटेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी हटा सकते हैं हम यहाँ से। सो दीज आर दी लो वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, सो दिस इज द इंटायर सिलेबस फॉर द जीएस। तो इसको भी आपको 2.5 मंथ्स में कवर करना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टेस्ट सीरीज को ही फॉलो कर लो, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, डेली 1 टेस्ट यू कैन सॉल्व। ठीक है, डेली 1 टेस्ट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और टेस्ट सीरीज में क्या है, फिल्टर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। रीजनिंग में आपको अच्छी बुक्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, यू कैन परचेज, तो वहाँ पर आपको बुक्स भी हेल्प करेंगी, टेस्ट सीरीज भी हेल्प करेगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस
डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। इफ यू आर अ मेडीजी स्टूडेंट तो कंसेप्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है, उसमें भी 100 150 क्वेश्चंस होते हैं दैट यू कैन सॉल्व। ठीक है, इसी के साथ साथ बुक्स रहती हैं एसएससी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक्स रहती हैं, वर्क बुक्स रहती हैं, वहां से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, अदरवाइज टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 60 to 65 मार्क्स से आउट ऑफ 100 की बात कर रही हूँ, 60 से 65 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके ये सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, बीएमसी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वे, एनवायरनमेंट, सॉइल, आरसीसी, सोम, एफएम, एचएम, ओसीएफ हो गया कंबाइंड। ठीक है, तो 60 से 65 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे, और बचे हुए 35 to 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है दैट यू विल गेट फ्रॉम स्टील, हाईवे, रेलवे, स्ट्रक्चर, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सीपीएम हो गया, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ईएम हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर दी काइंड ऑफ मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स एंड दीज आर दी काइंड ऑफ हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, देखो पावर प्लांट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसी से देखने को मिलेंगे। इवन 60% ऑफ द पेपर जो है वो आपका इन्हीं के क्वेश्चन से भरा होगा। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, एंड दीज आर माई सब्जेक्ट्स, आई एम टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आप एसएससी वाले कोर्स में होगे या जेईई 1 ईयर फाउंडेशन में होगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू टेक केयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर योर सेल्फ। एसएससी में आपके क्वेश्चन इस पोर्शन से तो नहीं रुकेंगे फॉर श्योर, सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मीडियम वेटेज की बात करोगे, प्रोडक्शन हो गया, सॉम हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इस पे आपको फोकस करना है। एट लास्ट मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन और मटेरियल साइंस। ठीक है, ये आपके लो वेटेज में आ जाते हैं। तो उसी तरीके से आप सब्जेक्ट्स को पिक करिए, अपना पूरा एक स्केड्यूल बनाइए और कंप्लीट करना शुरू करिए पूरा सिलेबस। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, हाई वेटेज हो गया, मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीडियम वेटेज हो गया, एंड यहां पर आप देख सकते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड टेंडर्स, ये आपके लो वेटेज सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज आपको देखने को मिलने वाला है इन द फाइनल एग्जामिनेशन। एंड हाँ, अगर आप बेसिकली चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो वेटेज को ध्यान में रखना है, बट लो वेटेज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, आप अकॉर्डिंगली टाइम दीजिए। भाई जो हाई वेटेज है उसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा टेस्ट देंगे, जो लो वेटेज है उसका क्वेश्चंस कम कर देंगे, टेस्ट नंबर कम कर देंगे, बट उस पर फोकस रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लो वेटेज से क्वेश्चन आया तो हमने छोड़ ही दिया, हमसे बना ही नहीं, ऐसे वाला काम नहीं करना है। ठीक है, हाई वेटेज का मतलब होता है उस पर एक्स्ट्रा वर्क करना है, लो वेटेज का मतलब ये नहीं होता है कि लेफ्ट कर देना है, लो वेटेज का मतलब उसको करेंगे बट हाई वेटेज पे थोड़ा और टाइम देंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं पेपर 1। जैसे कि मैंने आपसे बताया, नो सब्जेक्टिव, लेंदी बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल लेंदी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है वो आपकी टेस्ट करी जाती है कि सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बेसिक्स आपका कितना क्लियर है, दैट्स इट। दिस इज नॉट द गेट एग्जामिनेशन कि आपका पूरा एप्टीट्यूड चेक कर लिया, नो, गेट इज बहुत टफ है कंपेयर टू एसएससी। ठीक है, बट एसएससी में क्या है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी में क्या है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो आप पढ़ के जाओगे लगभग उसी में से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। गेट में ऐसा नहीं होता है, गेट में आपका सिलेबस कंप्लीट भी है, स्टिल देयर इज नो गारंटी के फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा, बिकॉज एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। आपका चेक करा जाता है कि आप कितने फास्ट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके कितने इंप्रूव हैं, वो चीज आपको एसएससी में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, 80-85% ऑफ द क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यूज आपको होंगे, कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डेटा बहुत पूछा जाता है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द डेटा। डेटा पे आप बहुत फोकस करिए, चीजें याद करिए। ठीक है, चीजें याद होंगी तो फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे। रेंज याद करिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की रेंज पूछ लेता है। ठीक है, आपसे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की रेंज पूछ लेगा। ठीक है, आपसे लैमिनार फ्लो में बाउंड्री लेयर थिकनेस में के का रेंज क्या होता है, इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा सीडी की वैल्यू बताओ स्फीयर के केस में, ड्रैगन लिफ्ट में जो हम पढ़ते हैं।
ठीक है. So these type of questions they are going to ask. So factual questions will be there. You have to remember important data. ठीक है. पेपर 2 की बात करें, सिंपल टेक्निकल है. यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ही देखने को मिलेंगी. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इसमें होंगे ही होंगे. आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी सिविल में देखने को मिल जाते हैं एंड डायग्राम वगैरह भी दे देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है. जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है पंप की एक इमेज दे दी और आपसे पूछ रहा था बताइए किस तरीके का पंप है. ठीक है. तो टाइप ऑफ पंप वगैरह में इमेजेस देके भी पंप का नेम पूछ लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आई थिंक इजिली यू कैन लाइक इंक्रीज योर लेवल और आप पहुंच सकते हो एग्जाम के लेवल तक विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सो इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहूंगी, सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर थोड़ा फोकस करते हैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन डेली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चन डेली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जीएस पोर्शन. ठीक है. तो यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो है ना, फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स ये आपका मेन फोकस यहां पर होना चाहिए. सिलेबस कंप्लीशन वेरी इंपॉर्टेंट. भाई जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिवीजन और ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट होंगी ना. तो पहले 2-3 महीना आप सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करो, क्योंकि अभी आपके पास कुछ बैकलॉग्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं रिवीजन करने के लिए. सो दिन रात लग जाओ और फर्स्ट 2-3 मंथ्स में जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हो उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप कवर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके 1 to 2 मंथ्स होंगे, 1 to 2 मंथ्स, ठीक है, आराम से मिलेंगे 1 to 2 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. इसमें आप रिवीजन स्टार्ट करोगे मतलब यहाँ पर क्या है, 100% सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हो, यहाँ पर आ जाओगे. सो 30% टाइम आपका रिवीजन में जाएगा और आपके पास सिलेबस कंप्लीशन के लिए सिर्फ 70% टाइम बचेगा. ठीक है. इसी के साथ साथ अब यहाँ पर आ जाएगा आपका वही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो वर्क है. ठीक है. डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस का जो काम है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा. रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, जीएस ऑलमोस्ट 10 to कंप्लीट होगा, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर स्टार्ट करने होंगे. टेक्निकल के भी 50 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं. अच्छा, ये मत सोचो कि मैम आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग बोल रहे हो, 50 क्वेश्चन जीएस बोल रहे हो, 50 क्वेश्चन टेक्निकल बोल रहे हो. 150 क्वेश्चन लगाने 150 क्वेश्चन लगाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगने वाला आपका. सुबह 40 मिनट का स्लॉट या 30 मिनट का स्लॉट, 50 क्वेश्चन खत्म. दोपहर में रीजनिंग या जीएस, अगर आपने सुबह रीजनिंग करी है तो दोपहर में आप जीएस कर लो. 30-35 मिनट का स्लॉट, सारे क्वेश्चन खत्म. थ्योरेटिकल है ना, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे टिक करोगे, बस इतना ही तो काम है. और इवनिंग में आफ्टर लाइक सिलेबस कंप्लीशन जो भी आप 4-5 घंटा पढ़ रहे हो, रात में सोने से पहले 40 मिनट का स्लॉट खाली बना लो, 50 क्वेश्चन टेक्निकल के लग जाएंगे. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं पर उनका शेड्यूल पता है, वो डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं. ठीक है. क्योंकि टाइम नहीं लगता इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने में, जल्दी होते हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे. सब मैनुअल कैलकुलेशन है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है CBT 1 में, तो आपको सारा मैनुअल कैलकुलेशन करना है. सो यू कैन अंडरस्टैंड के जब मैनुअल कैलकुलेशन है, सो ऑब्वियसली साइन 12 डिग्री की वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका कैलकुलेशन मैनुअली पॉसिबल है. ठीक है. तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स यू शुड फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन एंड देन 30% ऑफ द टाइम आप रिवीजन का निकालिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और लास्ट के जब 30 डेज बचे, सो 70-80% ऑफ द टाइम यू शुड फोकस ऑन द रिवीजन एंड रेस्ट जो आपका 20-30% टाइम बचा है उसमें आप बचे हुए सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. और इसी के साथ साथ जो मॉर्निंग का स्लॉट है, 2 स्लॉट्स आप बना लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे सो 2 पोर्शन है. आपको टेक भी पढ़ना है, आपको नॉन टेक भी पढ़ना है. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट नॉन टेक के लिए आप मॉर्निंग का स्लॉट बनाइए और टेक के लिए इवनिंग का स्लॉट बनाइए, प्लस नाइट आपका हो गया. ठीक है. नाइट मतलब आप सुबह बहुत जल्दी उठते हो, 6 बजे से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है आपको 11:30-12 पर
सो जाना है, उससे लेट नहीं करना है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद तो रिक्वायर्ड होगी फॉर द बेटर एफिशिएंसी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जग के भी पढ़ोगे तो एफिशिएंसी डाउन होगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, भूलने की जो एक प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ती जाएगी। सो स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बाकी जो टाइम है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कहीं जाना है तो मत जाइए, कोई शादी है तो मत अटेंड करिए, किसी का बर्थडे है तो छोड़ दीजिए, वहाँ से टाइम बचा के यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इवनिंग में टेक्निकल पढ़िए, क्योंकि टेक्निकल से हम काफ़ी यूज टू होते हैं, डिप्लोमा में भी पढ़ रहे होते हैं, बीटेक में भी पढ़ रहे होते हैं। नॉन टेक हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मॉर्निंग फ्रेश टाइम मिलेगा तो आप आराम से नॉन टेक वाले सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग टिल आफ्टरनून ही आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जीएस के खत्म करने हैं। इवनिंग शुड बी डेडिकेटेड फॉर द टेक्निकल पोर्शन एंड टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस बिफोर स्लीप। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। अब कंफ्यूजन ये भी रहती है डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो अभी तक अगर आप पढ़ ही नहीं रहे थे और मैं आपसे बोल दूंगी डेली 10 घंटे पढ़ना है तो ब्रेक डाउन होगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपकी सिटिंग हैबिट ही बिल्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो सिटिंग हैबिट बिल्ड करिए, पहले 4 घंटे बैठिए, फिर 15 दिन बाद 5 घंटे बैठिए, फिर 6 घंटा करिए, फिर 7 घंटा करिए। जैसे जैसे आपकी सिटिंग हैबिट बनती जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आपके स्टडी आवर्स जो हैं अप टू 12 आवर्स पहुंच गए, और अप टू 12 आवर्स पहुंच जाते हैं आराम से, और इवन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ही आप अप टू 12 आवर्स पहुंच जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, 24/7 स्केड्यूलिंग होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 24/7 स्केड्यूलिंग? कि भाई सिर्फ पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, दैट्स इट। और बीच में ब्रेक्स जो होते हैं छोटे छोटे 10 मिनट के, 15 मिनट के, वो लेना जरूरी है जस्ट टू रिफ्रेश योर ब्रेन, ताकि आप वापस से स्टडी पर फोकस कर पाओ, ठीक है। कोशिश करिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि मेंटल लेवल पे भी आपकी प्रिपरेशन होगी, सो यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। मोटिवेशन पे कम फोकस करिए, डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज जब आप डिसिप्लिन होगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने, फिजिकल लेवल पे भी प्रिपरेशन है, तो आपको फूड हैबिट अपनी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। अच्छा खाइए, क्लीन फूड इनटेक आप अपना रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आएगा। बहुत हैवी मील्स अगर आप कंज्यूम करोगे सो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म गिरेगा, जो एनर्जी आप अपनी बॉडी से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, फिर आपका सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, इन सारी चीज़ों में डिले होगा, ठीक है। सो इंप्रूव योर फूड हैबिट एंड थोड़ा सा रनिंग, वॉक, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर लेना, बिकॉज सिटिंग वर्क है। जब आप बहुत देर तक बैठते हो तो वहाँ पर वापस से बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ी सी रनिंग लगेगी, थोड़ा सा जॉगिंग लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड करिए, मतलब इट्स अ कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, आप मेंटल लेवल पे पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको आपके सपोर्ट में खड़े रहें, आपको प्रेरित करें कि यस यू कैन डू। देन फिजिकल लेवल पे होगी अच्छा क्लीन फूड ईटिंग प्लस जॉगिंग, वॉकिंग, ठीक है। आप रनिंग हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें ऐड करिए। योगा करते हैं तो योगा भी आप कर सकते हैं, एंड देन आपका सिलेबस कंप्लीशन का प्रोसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, प्रैक्टिस मोर, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। फोकस ऑन टेस्ट सीरीज। जनरली स्टूडेंट डरते हैं कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो चलो टेस्ट सीरीज रहने देते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट लगाइए, अब एग्जाम से 1-2 महीने पहले जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट में अपेयर हुई है। मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्टिल इट इज़ ओके, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको सीखना है, टेस्ट एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर आप वीक हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर वीकनेस यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। दैट इज द प्रोसीजर टू गेट दिस सिलेक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पीडीएफ पर डिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, आप सोचोगे कि टीचर ही सब करके दे दें, टीचर शॉर्ट नोट्स बना दें, टीचर लॉन्ग नोट्स बना दें, ठीक है, टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके सामने ही खुद ही कर दें, तो फिर टीचर का ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। आपको सिर्फ टीचर का कंटेंट वीडियो के थ्रू या फिर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो उसके थ्रू कंज्यूम करना है। देन उसके बाद नोट्स बनाना आपका काम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है, शॉर्ट नोट्स बनाना या फिर समराइज करना ये सारा आपका काम है। ये आप किसी और से कराओगे तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया है, आपने सिर्फ फेल होने का एक कट ढूंढ लिया है, एक पाथ ढूंढ लिया है जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली फेल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, आप प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करिए। नोट मेकिंग इज नॉट द टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, इट इज अ टाइम इन्वेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है।
डोंट फोकस ऑन पीडीएफ, मैंने लिख दिया है। बाय गुड प्रैक्टिस बुक, आजकल लोग प्रैक्टिस बुक भी पीडीएफ फॉर्मेट में रखने लगे हैं। आप अच्छी किताबें परचेज करिए, हार्ड कॉपी रखिए, उसी में पेन से सॉल्व करिए, पेंसिल से सॉल्व करिए, उससे ज़्यादा बेटर रिटेंशन निकल के आएगा, आप ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रख पाओगे। ठीक है, तो अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, दैट इज मैंडेटरी, खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SSC JEE 2026 examination. A lot of students getting this selection. You can be the next, so please work hard, maintain discipline, you will get success one day, definitely. Thank you.